चलिए, आज जो है हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सवाल होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम हम लोग डायरेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं। उसके पहले आकृति पृष्ठभूमि को हम लोग को पढ़ना होगा। और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जो है ये सेकंड नंबर में है, यानी गेस्टाल्ट अप्रोच को, दैट मीन्स गेस्टाल्ट थ्योरी को आपको समझने के लिए 4 पिलर में उसको डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है, 4 पार्ट्स। तो पहला क्या था? आकृति पृष्ठभूमि, दैट मीन्स आकृति पृष्ठभूमि, दैट मीन्स फिगर बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को क्या करना था? परसेप्शन के बारे में पढ़ना था। तो वो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें पढ़ लिए। सेकंड नंबर में जो है गेस्टाल्ट अप्रोच को समझने के लिए सेकंड था प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम, जो हम बता चुके थे। उसको हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। थर्ड नंबर में क्या पढ़ना है? तो थर्ड नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा समक्रिकता का सिद्धांत। और फोर्थ नंबर में पढ़ना पड़ेगा क्षेत्र बल, दैट मीन्स फील्ड फोर्स। तो अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम, दैट मीन्स प्रिंसिपल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट को समझने के लिए, गेस्टाल्ट अप्रोच या थ्योरी। गेस्टाल्ट अप्रोच या थ्योरी को समझने के लिए उसको 4 टाइप मतलब भाग में, पार्ट में बांटा गया था, जिसमें से पहला हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिनको समझ में नहीं आएगा वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सवाल होता है कि जब आप एग्जाम में देंगे तो पूछ लेगा कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को समझने के लिए इनमें से किससे किससे समझा जा सकता है। तो आप उसको देखेंगे। फर्स्ट में होगा आकृति पृष्ठभूमि, सेकंड नंबर में होगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम, थर्ड में होगा समक्रिकता का सिद्धांत, और फोर्थ में होगा क्षेत्र बल, और पांचवा में होगा आकृति का सिद्धांत। तो आकृति का सिद्धांत हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो 4 गो जो हम लोग पढ़े और समझे और जाने, बस वही 4 गो जो है यानी 4 जो है उसी को हमको टिक मारना, नहीं ये होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को समझने के लिए। तो उसी तरह सेकंड नंबर में है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ इसी तरह। अगर कोई फेस है, ठीक है, अगर कोई फेस है और यहाँ अगर बना हुआ है, ठीक है, ये आँख है, तो अगर मतलब कहने का मतलब कि हम लोग जब भी प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसको, जब भी हम लोग प्रत्यक्षण करते हैं, क्या करते हैं? प्रत्यक्षण करते हैं, तो हम लोग ना सारा का क्या करते हैं? सारा का यानी संगठनात्मक रूप से उसका प्रत्यक्षण करते हैं हम लोग। किस रूप से? संगठनात्मक रूप से उसका प्रत्यक्षण करते हैं, न कि अलग अलग। अगर अलग अलग करेंगे, हाँ, अगर जैसे ओंठ के हम कर दिए या आँख का अलग से कर दिए, तो आँख का जो गुण होता है, किसका गुण? आँख का। और जो पूरा जो संगठित रूप से इसका प्रत्यक्षण किए हैं उसका गुण, ये दोनों में ना अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का प्रत्यक्षण में जो गुणों की जो मात्रा होती है, उस गुण जो होता है वो गुण में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। किसमें? प्रत्यक्षण में। ये बात आपको बताना अति आवश्यक था, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्षण जो करते हैं वे संगठन रूप से करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग गेस्टाल्ट अप्रोच को यानी उपागम को यानी सिद्धांत को यानी थ्योरी को समझने के लिए 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो उसमें से आकृति पृष्ठभूमि जो पहला वीडियो में हो गया है। सेकंड वीडियो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम।
तो उसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम को भी समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर क। तो पहला है परिधीय नियम। कौन नियम? परिधीय नियम, ठीक है। सेकंड नंबर में है केंद्रीय नियम। कौन नियम? केंद्रीय नियम। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लाइट चला गया, कोई बात नहीं है, दिन का समय अभी। तो एक है परिधीय नियम, दूसरा है केंद्रीय नियम। परिधीय नियम को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि गेस्टाल्ट अप्रोच यानी उपागम के 4 भाग थे। 4 भाग में से सेकंड भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा पिलर को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 प्रकार का, एक परिधीय नियम, दूसरा केंद्रीय नियम। परिधीय नियम को पेरिफेरल प्रिंसिपल कहा जाता है और उसको कहते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहला हो गया परिधीय, दूसरा हो गया केंद्रीय। अब परिधीय नियम को भी इसको भी बांट दिया है। परिधीय नियम को भी बांट दिया है। तो चलिए परिधीय नियम में हम लोग पढ़ते हैं। परिधीय नियम जो होता है ना, इसमें कुछ बात है। क्या बात है? परिधीय नियम जो होता है वो जन्मजात होता है, मूल होता है। मूल यहाँ जानते हैं प्रिमिटिव होता है। मूल का मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी में मूल का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पहले से यानी जन्मजात से है, अर्जित इसको नहीं किए हैं। अर्जित वाला ये है, ये केंद्रीय नियम। तो केंद्रीय नियम क्या हो गया? अर्जित। ये अर्जित होता है? हाँ होता है। और ये वाला अर्जित होता है क्या? नहीं, ये अर्जित नहीं होता है। ये रहता है पहले से, इसको गेन नहीं करना पड़ता है, इसको गेन नहीं करना पड़ता है, इसको गेन करना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दैट मीन्स परिधीय नियम वाला जो होता है, इसके जो भी बताएंगे, ये अर्जित नहीं करते हैं इसको। ये रहता है, प्रिमिटिव है, ये मूल है, ठीक है, जन्मजात है, वो जन्मजात नहीं है। ठीक है, आप लोग को बहुत शॉर्ट तरीका से समझा रहे हैं। तरीका तो शॉर्ट है, इन क्वेश्चन बनेगा तो मार लीजिएगा, एकदम निफिक्र रहिए आप लोग। ये वाला तो समझ में आ गया आप लोग को, केंद्रीय नियम और परिधीय नियम का एडवांटेज। अब हम लोग आते हैं कि परिधीय नियम जो होता है, इसको जो है ना बोला जाता है सन्निकटता। आप लोग सन्निकटता का नियम पढ़े होंगे, सन्निकटता का नियम। तो विश्वास कीजिएगा आप लोग, जब आप लोग पढ़े होंगे ना सन्निकटता का नियम, तो इसको अगर हम बोलेंगे निकटता का नियम, नजदीकता का नियम, तो बस यही। जब आप लोग एग्जाम देंगे तो जरूरी नहीं है कि सन्निकटता ही देगा। सन्निकटता दैट मीन्स निकटता, निकटता दैट मीन्स नजदीकता। दैट मीन्स क्या हो गया? सन्निकटता का नियम अप्रोक्सीमिटी, नियरनेस। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो पहला नियम कौन है? सन्निकटता का नियम। सन्निकटता का नियम जो होता है, इसमें टाइम और प्लेस, ठीक है। तो टाइम एंड प्लेस, ये 2 चीज पे ये सन्निकटता का नियम फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है वो भी बता देंगे। तो सन्निकटता का नियम बोले आपको, या निकटता का नियम बोले, या नजदीकता का नियम बोले, सब एक ही नियम है। तो अगर इंग्लिश में देगा तो अप्रोक्सीमेटी देगा, और नहीं तो नियरनेस देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है। अब समझते हैं कि सन्निकटता का जो नियम है उसको हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसके बारे में डेफिनेशन जब देगा ना, तो इसी पिक्चर से डेफिनेशन उठा कर देगा। अब जैसे बता देते हैं, एक अभी नहीं बना रहे, मतलब इसका हम नहीं दे रहे हैं डेफिनेशन, ये बता रहे हैं आपको
चलिए बताइए। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ, जिसके दो गो कान है खड़े हैं और मतलब ये निकला हुआ है, ठीक है, और एक पूंछ है, तो बताओ कौन सा जानवर है? तो आपका दिमाग में चूहा, खरगोश यही ना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बस उसी तरह यहाँ पे एक पिक्चर बना देते हैं। उस पिक्चर के आधार पे ना आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा कि इसका क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या गुण होता है, क्या बोलेगा जो हम मारेंगे। इस बार यूसी नेट का एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा अभी तुरंत, थोड़ा देर बाद, मतलब 2 मिनट 4 मिनट जो भी है, थोड़ा देर बाद मिल जाएगा आपको। तो सन्निकटता का नियम बोले या निकटता का नियम बोले या नजदीकता का नियम बोले, ये तीनों एक ही है। ये तीनों जन्मजात होता है, अर्जित नहीं होता है, ठीक है, यानी बर्थ से ही होता है। अब देखिए सन्निकटता का नियम क्या होता है। एक जैसे बॉक्स बनाए, अगर बॉक्स बनाने में कुछ 19-20 हो गया होगा तो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसमें कोई डिफरेंस आपको पता चल रहा है क्या? कोई डिफरेंस? जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है कि सब एकदम है, आजू बाजू आसपास सब एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह का आपको देगा कि एक उद्दीपक यानी कोई वस्तु से दूसरा उद्दीपक वस्तु और तीसरा उद्दीपक वस्तु जब समान दिखता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सन्निकटता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्निकटता का नियम। अब सन्निकटता का नियम जब हो गया तो हम लोग दूसरा नियम चलेंगे। तो पहला नियम हो गया सन्निकटता का नियम। इसके बाद सन्निकटता का जो नियम हो गया, तो हम लोग चलेंगे नंबर 2 में, और वो हो जाएगा समानता का नियम। कौन नियम? समानता का नियम, ठीक है। समानता का नियम या समरूपता का नियम। लाइट आ गया। तो समानता का नियम बोलेगा या समरूपता का नियम बोलेगा, तो ये दोनों में होगा सिमिलरिटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। लिख दें क्या? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर वहां एग्जाम में, यूसी नेट का एग्जाम में समानता दे दे आपको या समरूपता दे दे आपको, तो घबरा जाइएगा क्या? ऐसा काहे हो गया? तो दोनों में से कुछ भी दे देगा ना आपको, तो घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? सिमिलरिटी। अब देखिए सिमिलरिटी कैसे बनता है, इसका भी पिक्चर बना देते हैं। जब भी बोलेगा एक उद्दीपक है, एक उद्दीपक है और दूसरे उद्दीपक से अगर मिला के अगर संगठित करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इस तरह का, इसको कहते हैं समरूपता। एक लाइन में है तो समान है, एक लाइन में है तो समान है, एक लाइन में है तो समान है, इस तरह नहीं देखेंगे अभी इसको। तो ये हुआ समरूपता का नियम। कौन का नियम? समरूपता का नियम। यानी एक उद्दीपक जब एक ही लाइन में है तो सभी को एक ही प्रकार का मिलता है, समान रूप का मिलता है, तो समरूपता का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? समरूपता का। समरूपता का नियम हो गया। इसके बाद ऊपर वाला मिटा दिए क्या? लगता है खराब हो गया है, चेंज करना पड़ेगा। परिधीय नियम, अभी हम लोग परिधीय नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परिधीय नियम जो पढ़ रहे हैं ना, यानी पेरिफेरल प्रिंसिपल,
ठीक है, आई हुआ सेंट्रल। प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, ठीक है ना। लाइन कीजिए ताकि मिटे नहीं हमसे। इसके बाद लोगो हो गया नंबर 3, सममितता। सममितता का सिद्धांत या नियम। सममितता का नियम या सामंजस्य भी बोल सकते हैं इसको, सामंजस्य, ज आधा सोया, सामंजस्य का नियम, ठीक है। यानी इसको कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का नियम, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को। यानी सममितता बोले या सामंजस्यता बोले, इसका मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है, जो उद्दीपक होते हैं ना, जैसा अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम देखिए बना रहे हैं आप लोग के सामने, अब ऐसा बना दिया हम, बोलिए हाँ। तो अब इसको हम ऐसे कर दिए, लाइन खींच दी। अब ये वाला भाग देखिए ना आप लोग, ये वाला भाग ना कोई कटिंग का नहीं है। ये वाला भाग ना दिमाग में आप लोग को नहीं आ रहा होगा, जबकि ये वाला भाग जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको देंगे ना बनाने के लिए, तो आप लोग बना दीजिएगा। तो जो भाग यानी जो वस्तु सुंदर, सुडोल, गोल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला समझ में आए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला समझ में आए, तो उसी को कहते हैं सममितता का नियम। तो सममितता का नियम में क्या हो जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक ही वस्तु को जब मतलब एक ही वस्तु जब कई वस्तुओं में हो और सुंदर, सुडोल, गोल अगर दिखता हो और सामंजस्यता हो, इस तरह सामंजस्यता, देखिए ये भी इंक्लूड है इसमें। इसके वजह से इसका कटिंग अच्छा लगता है। अगर ये नहीं रहता तो इसका कटिंग अच्छा नहीं लगता। अगर इसको हम पूरी तरह से कलर कर देते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा इसको देखने में। तो व्हाइट वाला और सब, ये व्हाइट वाला को जब देखेंगे तो इसमें ध्यान चल जाएगा, इसको देखेंगे तो इसमें ध्यान चल जाएगा। तो ये हो गया सममितता का नियम, ठीक है, यानी सामंजस्य। क्या होगा, सामंजस्य। अब देखिए 3 को हो गया, चौथा उत्तम सातत्य। उत्तम सातत्य का नियम। उत्तम सातत्य का नियम, एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, परिधीय नियम जो होता है वो जन्मजात होता है, तो ये सब जन्मजात है, ठीक है, यानी बॉन्ड से जब आप लोग बर्थ लेते हैं तब से है। तो उत्तम सातत्य का नियम, इसको ना हम लोग लिख सकते हैं निरंतरता का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ CONTI, कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन यानी उत्तम सातत्य का नियम बोलेगा या निरंतरता का नियम बोलेगा, तो आपको यही दिमाग में रखना है कि उत्तम सातत्य का नियम ही निरंतरता का नियम है। उसका आकृति क्या होता है, जब उद्दीपक जो होता है, कौन उद्दीपक जब एक ही दिशा में होता है या आता है या जाता है, और जब एक ही दिशा में हो के आता है या जाता, देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि जा रहा है कि आ रहा, कंफर्मेशन श्योरिटी नहीं है आपके पास। ये वाला जो है, कौन वाला, सातत्य का जो नियम होता है, यानी उद्दीपक जो है लग रहा है क्या कि एक ही दिशा में आ रहा है या एक ही दिशा में
जा रहा है, या तो जा रहा है या तो आ रहा है। तो ये सब जब आपको देगा एग्जाम्पल वहां पे लिखा रहेगा, तब आप क्या मारेंगे, आप मारेंगे कि ये उत्तम सातत्य का नियम है। तो आप क्या मारेंगे, ये उत्तम सातत्य का नियम है, यानी निरंतरता का नियम है, यानी कंटिन्यूशन का नियम है। ठीक है। इसके बाद इसका क्या होगा, सामान्य गति का नियम, सामान्य गति का नियम, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैक्ट। इंग्लिश बताना क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि वहां क्या करता है, कॉमन फैक्ट को कम में होकर को मन दे दिया या ऊपर में दे दिया मन दे दिया कॉमन फैक्ट। अब वहां तक बताते रह जाइए, कॉमन फैक्ट तो वहाँ इंग्लिश वर्ड है लेकिन लिख देता है हिंदी में उसको कॉमन फैक्ट को। अब बस, तो इसीलिए अंग्रेजी भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आप जब क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो देखेंगे अरे इसमें ज्यादातर जो हिंदी से लिखा हुआ है ना, वो अंग्रेजी वाला ही लिख दिया है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैक्ट ये क्या होता है, ये समान गति का नियम है। गति का नियम इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके थे कि एक ही पिक्चर में अभी हम काला वाला को देख रहे हैं, जब काला वाला को ध्यान दे रहे हैं तो सादा वाला फिर चला गया ध्यान, और सादा वाला को देख रहे हैं तो काला वाला पे ध्यान चला गया। जब इस तरह की परिस्थिति आती है, इसके पहले वाला वीडियो में है, और मेरा जानते कर रहे हैं आप लोग जानते ही हैं कि न्यू वीडियो हम डालते रहते हैं विद सिलेबस यूजीसी नेट का अनुसार से। तो समान गति का नियम उसी नियम को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद समान गति का नियम के बाद एक और नियम आता है, इसको ना गैप भी कहते हैं, गैप, या इसको बंदी भी कह सकते हैं हम लोग। बंदी का नियम, बंदी का नियम जो है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ गैप मारना होगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ गैप, यहाँ पे बंदी का नियम से तात्पर्य क्या है, बंदी का नियम से तात्पर्य क्या है, ये लिए हम। अच्छा बताइए ये क्या चीज का सिंबल है, तो आप लोग कह दीजिए स्क्वायर है ये फटाक से आप लोग कह दीजिएगा ये सर्कल, जबकि यहाँ गैप है फिर भी आप लोग कह दीजिएगा कि सर्कल है। तो इस गैप का नियम जब भी इस तरह का रहे, जो कोई भी वस्तु अगर निश्चित आकार में किसी आकृति को पूर्ति करती हो पर कंप्लीट रूप से लिखा हुआ नहीं गया हो, तो वो इसी को नियम कहते हैं। कौन सा, बंदी का नियम कहते हैं। ठीक है। देखिए ये वाला जो खत्म हो गया, ये परिधीय नियम का खत्म हो गया, परिधीय नियम का खत्म हो गया, तो हम लोग इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है। तो इसके दो गो नियम थे, एक परिधीय नियम, दूसरा केंद्रीय नियम। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय नियम कि केंद्रीय नियम क्या होता है। तो सबसे पहला देखेंगे, इसको कहते हैं अर्थ का नियम। अब हम क्या लिखेंगे इसको, आप लोग अगर मीनिंग लिखिएगा तो पार हटने लगेगा आप लोग का, वो पार नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ अर्थ का मतलब है लर्निंग से है। ठीक है। यहाँ मतलब अर्थ का मतलब किससे है, लर्निंग से है। तो अर्थ का नियम बताइए, हम यहाँ क्या लिखे हैं, बताइए हम क्या लिखे हैं, इसको बताइए क्या लिखे हैं, बताइए क्या लिखे हैं। तो इसको हम लिखे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट होना चाहिए, कोई बात नहीं है, मार्केट। तो सवाल होता है यहाँ कि इसको ना हम अर्थ का नियम में क्या होता है कि जो उद्दीपक होता है, जो वस्तु होता है, उस वस्तु को पैटर्न पे आधारित, किस पे आधारित हम लोग करते हैं, पैटर्न पे।
यानी पैटर्न पे आधारित होके। और बात, अगर आप इसको पहले से जानते हैं तो इसको आप पैटर्न पे कर पाइएगा। तो इसीलिए ना ये कहता है कि अर्जित है, ज्ञान किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है, उपलब्धि है। बस में रहा आप लोग को। तो इसको गेन किया हुआ है, तो ये गेन अगर हम लोग को पता अगर नहीं रहता ना, तो इसको पैटर्न पे आधारित करके इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते। तो वही है अर्थ का नियम। ठीक है, इसके बाद अर्थ का नियम, इसका वृत्ति का नियम। वृत्ति का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ सेट। प्रिंसिपल ऑफ सेट। चलिए, एगो चक्का, दूगो चक्का, ऐसे हो गया, यहाँ से ही चला गया, यहाँ से ही चला गया, एगो हैंडल बना दिए। चलिए, बना दिए साइकिल। चलिए, बैठने का हो गया यहाँ पे। तो अब जब इसको हम बना दे, पता है अब क्या है ये साइकिल है। क्या है? साइकिल है। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे कि साइकिल है। लेकिन क्या साइकिल का स्ट्रक्चर इसी तरह रहता है क्या? नहीं। अगर हम साइकिलिया को ना यहाँ पे ऐसे कर दें, तो क्या इसको अलग रूप में आप देखिएगा कि डायरेक्ट दिखाएंगे आप लोग को और हटा लेंगे तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि साइकिल है। इसका मतलब वृत्ति का नियम ये होता है कि एक बार जो आपका दिमाग में सेट कर गया है, एक बार दिमाग में कहता है क्या कि एक पिक्चर लेंगे, आपको दिखा देंगे, और पिक्चर को दिखा के ना उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, परिवर्तन, मॉडिफाई कर देंगे, और मॉडिफाई करके ना आपको दिखा देंगे पिक्चर पर। जब पिक्चर आपको दिखा देंगे तब क्या होगा, जब पिक्चर आपको दिखा देंगे फिर भी बोलिएगा कि नहीं वही है, आपको परिवर्तन जल्दी नजर नहीं आता। बुझावल वाला देखते हैं आप लोग, एक दो बुझावल वाला सामान आपको दे देता है और आपको पता रहता है सही है, लेकिन उसमें